हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। अगर आपको भूतों, चुड़ैलों, जिन्नात और अलग अलग टॉपिक्स की सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर हफ्ते आपके लिए बहुत सी सच्ची डरावनी कहानियां लेकर आता हूं। साथ ही आप मेरा एनिमेशंस और कॉमिक्स चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडिया के सबसे हॉन्टेड स्टेट्स में से एक राजस्थान की 2 सच्ची कहानियां। तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मजा लीजिए। लेकिन कहानियां शुरू करने से पहले एक छोटा सा वीडियो मैसेज जो मेरे एक व्यूअर ने मुझे भेजा है। हेलो गाइस, मेरा नाम साकिब रईस है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूं। आप प्रवीण भाई की स्टोरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये बहुत अच्छा चैनल है। मेरा नाम मोहित है। मैं राजस्थान के जयपुर में रहता हूँ। मेरे गांव का नाम रामगढ़ है। हमारा गांव शहर से काफ़ी दूर पड़ता है, जिस वजह से यहाँ पर बिजली की बहुत परेशानी रहती है। हम जिस इलाके में रहते हैं वो पूरा इलाका भी जंगलों से भरा है, जिसकी वजह से रात के समय गांव से बाहर आने जाने में बहुत परेशानी होती है। मेरे दादाजी बताते हैं कि उनके टाइम में इस गांव में बहुत ही कम घर हुआ करते थे और उन दिनों पूरे इलाके में बिजली नहीं होती थी। रात में हम लोग लालटेन जला के ही अपना काम किया करते थे। वैसे तो गांव से शहर सिर्फ 30-40 किलोमीटर दूर था, लेकिन फिर भी रास्ता ठीक ना होने की वजह से कई घंटे लग जाते थे। दादाजी बताते हैं कि उन दिनों इस इलाके में एक डाकिनी का बहुत खौफ रहता था, जिसकी वजह से लोग रात में तो क्या, दिन में भी 12 बजे से 4 बजे के बीच में घर से बाहर नहीं निकलते थे। बताते हैं कि वो डाकिनी इसी टाइम बाहर घूमा करती थी। असल में वो पहले इसी गांव की एक नॉर्मल औरत हुआ करती थी। उसकी गांव में नई नई शादी हुई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसके पति की मौत हो गई। उसकी मौत कैसे हुई ये तो किसी को ठीक से नहीं पता, लेकिन लोग बताते हैं कि उसको एक जरख ने खा लिया था। जरख एक तरह का जानवर होता है जो कि जंगलों में पाया जाता है। पुराने जमाने में जंगलों में इस तरह के खतरनाक जानवर बहुत होते थे। उस आदमी की लाश के कुछ टुकड़े लोगों को जंगल से 3-4 दिन बाद मिले थे। लाश के सिर्फ कुछ टुकड़े ही मिले थे, इसीलिए लोगों ने उसको जलाने के बजाय वहीं पर दबा दिया और उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया। साथ ही उन दिनों सती प्रथा का रिवाज भी था। अगर किसी औरत का पति मर जाता तो उस औरत को भी जिंदा जला के सती कर दिया जाता था। लेकिन उस औरत की उम्र बहुत कम थी। वो सती नहीं होना चाहती थी, लेकिन गांव के लोगों ने उसे जबरदस्ती जिंदा ही जला दिया। इस घटना के बाद पहले 1 साल तो कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल रहा। लेकिन फिर 1 साल बाद जब वो दिन आया जिस दिन उसको जला के मारा गया था, उस दिन से गांव में बहुत बुरा टाइम शुरू हो गया। एक एक करके हर एक घर में एक मौत होने लगी। जिन लोगों ने उसे जलाया था वो सब भी एक एक करके मारे गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन गांव का एक बूढ़ा आदमी अपने घर की छत पर लेटा हुआ था, तो उसकी नजर गांव के बाहर पहाड़ों पर पड़ी। उसने देखा कि एक औरत जिसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, वो उस पहाड़ पे एक अजीब से जानवर के ऊपर बैठी हुई थी। वो देख के उस आदमी की चीख निकल गई और डर के मारे वो वहीं बेहोश हो गया। जब सुबह हुई तो उसने देखा कि वो गांव के बीच लेटा था और गांव के सारे लोग उसके चारों तरफ खड़े थे। गांव का मुखिया भी उसके पास खड़ा था। उसने सबको बताया कि उसने गांव के बाहर पहाड़ पे एक औरत को बिना कपड़ों के एक जानवर के ऊपर बैठा देखा था। उसकी बात सुनते ही गांव के लोग समझ गए कि वो जानवर
जरूर एक जरक है, और वो औरत भी वही है जिसको उन्होंने जला के मारा था। सब लोग बहुत घबरा गए। मुखिया ने कहा कि अब बहुत बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि वो दोनों बुरी ताकतें आपस में मिल चुकी हैं। जिस बूढ़े आदमी ने उस औरत को उस रात देखा था, वो भी कुछ दिनों बाद अजीब ही तरीके से मारा गया। गांव के मुखिया ने भी तब तक किसी बड़े अघोरी को ढूंढना शुरू कर दिया था, और कुछ ही दिनों बाद उसको एक बहुत बड़ा अघोरी मिला जो कि शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन वो 4-5 दिन बाद गांव में आने वाला था। गांव में लोग एक एक करके अभी भी मारे जा रहे थे। फिर आखिर में वो अघोरी गांव में आ गया। गांव में आते ही उसने सबसे पहले गांव में आने जाने वाले रास्तों को लाल डोरे से बंद कर दिया। उसने गांव वालों से कहा कि चाहे कुछ भी हो, सोमवार तक कोई भी इस लाल डोरे से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि अब वो अपनी क्रिया शुरू करने जा रहा है, और वो क्रिया सोमवार को खत्म होगी, और तब तक वो डाकिनी अपने पूरे विकराल रूप में आ जाएगी। अगर कोई भी इस डोरे के बाहर गया तो वो मारा जाएगा। उसके बाद वो सबसे पहले उस जगह गया जहां उस औरत को जलाया गया था। वहां से उसने जमीन से थोड़ी सी मिट्टी ली और एक मिट्टी की हांडी में डाल ली। फिर वो उस जगह गया जहां उसके पति को दबाया गया था। वहां से उसने उसकी लाश की कुछ बची हुई हड्डियां निकाली और उनको अपने साथ एक पहाड़ के नीचे ले जाके बैठ गया और अपनी क्रिया शुरू कर दी। उसने बताया कि ये डाकिनी बहुत ताकतवर है, मैं इसको मार नहीं सकता, लेकिन उसको इस जगह पर कैद जरूर कर सकता हूं। लेकिन इस जगह पर आज के बाद कभी भी किसी के कदम नहीं पड़ने चाहिए। फिर उसने उसके पति की हड्डी ली और उस औरत की राख वाली हांडी के अंदर डाल दी, और साथ में जरख का भी एक बाल लिया और उस हांडी में डाल दिया। और फिर 3 दिन तक लंबी क्रिया करने के बाद उसने उस डाकिनी को उसी जगह मिट्टी में दफना कर बांध दिया और उन गांव वालों को उस डाकिनी के कहर से बचा लिया। उस गांव के लोग आज भी उस डाकिनी के बारे में बात करते हैं। मेरा नाम भरत प्रजापत है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। बचपन में हम जब भी अपने गांव जाते थे तो घर वाले हमेशा हमें दिन में 12 से 3 बजे के बीच में घर से बाहर जाने को मना करते थे, क्योंकि हमारे गांव में बहुत सी भूतिया घटनाएं होती रहती थी। एक दिन मैंने अपनी दादी से पूछा कि आप हमें दिन में भी घर से बाहर क्यों नहीं जाने देती। तो मेरी दादी ने मुझे उनके पापा के साथ घटी एक सच्ची कहानी सुनाई। दादी ने बताया कि एक दिन उनके पिताजी यानी कि मेरे परदादा जी रोज की तरह दिन में अपने खेत में काम कर रहे थे। दोपहर के 12-1 बजे का टाइम था। तभी उन्होंने देखा कि वहां हवा का एक तेज झोंका आया जो किसी बवंडर की तरह मिट्टी को अपने साथ उड़ाता ला रहा था। लेकिन उसके पीछे से निकलते हुए उन्होंने महसूस किया जैसे कि वो उनकी पीठ में हाथ मार के गया हो। मेरे वो दादाजी इन सब चीजों की भी अच्छी जानकारी रखते थे, तो वो उस बवंडर की तरफ जोर से चिल्लाए, बोले, कौन है तू जो तूने मेरी पीठ के ऊपर मारा, यहीं रुक जा। दादाजी के इतना कहते ही वो हवा का झोंका वहीं रुक गया और एक इंसान का रूप लेने लगा, और दादाजी के देखते ही देखते वो एक बहुत ही लंबे और तगड़े आदमी के रूप में बदल गया। वो दादाजी के ऊपर जोर से चिल्लाया, कौन है वो बेवकूफ जो मुझे ललकार रहा है। मेरे दादाजी वैसे तो बहुत हिम्मत वाले थे, लेकिन उसका वो रूप देख के वो भी एक बार के लिए डर गए। लेकिन वो पहली बार नहीं था जब उनका सामना इस तरह की किसी बला से हुआ था, लेकिन पहली बार उन्होंने किसी को ठीक अपनी आंखों के सामने देखा था। उन्होंने हिम्मत करते हुए उससे पूछा कि तुम कौन हो और क्यों मेरी पीठ पे मार के गए हो। तो वो शैतान बोला कि मुझे तेरा शरीर बहुत पसंद आ गया है और अब मैं तुझे मार के तेरा ये शरीर ले लूंगा।
उसकी बात सुन के दादाजी बहुत डर गए, लेकिन उस शैतान ने कहा कि मरने से पहले तू मुझे बीड़ी पिला दे। लेकिन दादाजी बीड़ी नहीं पीते थे, तो वो बोले कि मेरे पास बीड़ी नहीं है। तो वो शैतान बोला कि ठीक है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, मैं आज तुझे पीट पीट के मारूंगा। वो शैतान बहुत ही लंबा और तगड़ा था। दादाजी जानते थे कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उनको लग रहा था कि आज तो उनका मरना तय है। लेकिन तभी उनको एक बात याद आई। गांव के बड़े बूढ़े हमेशा ये बताते थे कि इस शैतान की सारी ताकत उसकी चोटी में होती है, और अगर किसी तरह उसकी चोटी हाथ में आ जाए तो उसकी पूरी ताकत कमजोर हो जाती है। लेकिन वो शैतान बहुत ही लंबा और तगड़ा था। उनका हाथ उसकी चोटी तक नहीं पहुंच सकता था, और तभी वो उनके साथ लड़ाई करने लगा। दादाजी भी पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला कर रहे थे, लेकिन वो शैतान बार बार अपना रूप बदल रहा था। कभी पतला हो जाता तो कभी मोटा, कभी लंबा तो कभी छोटा। दादाजी बहुत कोशिश के बाद भी उसकी चोटी नहीं पकड़ पा रहे थे। तो दादाजी उससे बोले कि ये लड़ाई तो तुम ही जीतोगे, क्योंकि तुम्हारे पास भूतिया ताकत है। ऐसा तो मैं तुम्हारा मुकाबला कर ही नहीं सकता। अगर तुम्हें मेरे साथ लड़ना है तो मेरे बराबर के हो जाओ, नहीं तो बिना लड़े मुझे मार के ले जाओ। तो उसने दादाजी की शर्त मान ली और उनकी हाइट का हो गया। तो दादाजी बोले कि रुक, मैं तेरा कद नापता हूं। और इतना कह के वो उसके सर पर हाथ फेरने लगे, और तभी उन्होंने उसकी चोटी को दबोच लिया। ऐसा करते ही वो भूत तड़पने लगा। बोला, तूने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकता था। वो कई घंटे वैसे ही तड़पता रहा। तब तक शाम भी होने लगी थी। शाम के वक्त बताते हैं कि इस तरह की शक्तियां अपने आप कमजोर पड़ जाती हैं। तो वो शैतान भी शाम होते होते गिड़गिड़ाने लगा। बोला, मुझे छोड़ दो, आज के बाद मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। लेकिन दादाजी ने उसको नहीं छोड़ा, क्योंकि उनको पता था कि उसको छोड़ते ही वो उनको मार देगा। तो दादाजी ने उससे कहा कि मैं तुझे तभी छोड़ूंगा जब तू मुझे ये वचन देगा कि मेरे आने वाली 7 पीढ़ियों में कभी किसी को कोई भूतिया शक्ति परेशान नहीं करेगी। तो वो शैतान बोला कि मैं तुमको वचन देता हूं, तुम्हारे परिवार के साथ ऐसी चीजें कभी नहीं होंगी। लेकिन उसके वचन देने के बाद भी दादाजी ने उसकी चोटी के कुछ बाल काट लिए और अपने पास रख लिए, जिससे कि वो उनका कुछ ना बिगाड़ सके। उसके बाद वो शैतान चुपचाप वहां से चला गया। उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। उसके बाद कई दिनों तक सब कुछ ठीक रहा। लेकिन फिर कुछ दिन बाद एक रात मेरी परदादी घर आ रही थी। उन्होंने हाथ में एक घी का डिब्बा पकड़ा हुआ था। तभी उनको पीछे से आवाज आई, घी का डब्बा यहीं छोड़ के चली जा, पीछे मुड़कर मत देखियो। और तभी उनके हाथ से वो घी का डिब्बा नीचे गिर गया। वो डब्बा उठाने लगी तो एक तेज हवा का झोंका उनके मुंह से टकराया और उनका मुंह एक तरफ से टेढ़ा हो गया। वो चाह के भी अपने मुंह को दूसरी तरफ नहीं कर पा रही थी। उन्होंने वो डिब्बा वहीं छोड़ा और अपने घर आ गई। घर आके उन्होंने सबको वो बात बताई। तो दादाजी ने फिर से उस शैतान को याद किया और बोला कि तुमने अपना वचन तोड़ दिया, तुम झूठे निकले। तो कुछ ही देर बाद वो शैतान भी वहां आ गया और उनसे माफी मांगने लगा। बोले, मुझे नहीं पता ये किसने किया, लेकिन मैं इनको ठीक कर दूंगा। बस तुम ये मत कहो कि मैं झूठा हूं। अब मैं खुद आने वाले टाइम में तुम्हारे परिवार की हिफाजत करूंगा। उसके बाद अगले कुछ ही दिनों में दादी की गर्दन बिल्कुल ठीक हो गई। उस दिन से वो शैतान आज भी उनके परिवार की रक्षा करता है। लेकिन दादी शादी के बाद हमारे घर आ गई थी, इसलिए उनका परिवार अलग है। उनके परिवार में उस शैतान के बाल आज भी उन लोगों ने रखे हुए हैं।